नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 14 सितंबर को, उसकी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है। आज का ये 5वां एमसीक्यूज़ है। एक मॉडल पेपर हो चुका है, जल्दी एक और मॉडल पेपर कराने की तैयारी हो रही है। दोस्तों, काफ़ी अच्छा आज का क्वेश्चन है, काफ़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो वीडियो का रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट को देखने के बाद मैं यही बोलूंगा, जो भी पढ़ रहे हो उसको बहुत तगड़ा रिवाइज करो। आप बहुत तगड़ा रिवीजन करो उस चीज का, ठीक है? क्योंकि अभी जो माहौल चल रहा है उसमें एक दो क्वेश्चन से जो बाहर होते हैं ना, उनका तो फिर पूछो ही मत। इस पे हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए आज की इस कार्रवाई को चालू करते हैं। यह हमारा 5वें नंबर का सीरीज है। 50 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन आपके भारत के सामान्य ज्ञान से हैं और 30 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से। वो क्वेश्चन है जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन चालू करते हैं, प्रारंभ करते हैं अपने अपने इष्ट देवों का नाम लेके। जैसा कि आप जानते हैं, आज श्री कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव है, कृष्ण जन्माष्टमी है। थोड़ी सी चर्चा इसमें भी कर लेते हैं। आप जिस भी शक्ति को मानते हो, जिस भी लौकिक परलौकिक ताकत को मानते हो, वो कुछ ना कुछ संदेश देती है। आप देखेंगे कृष्ण भगवान ने इस दुनिया में जीना कैसे है और लोगों के व्यवहार के साथ व्यवहार कैसे करना है और उसका जवाब कैसे देना है, ये हमें सिखाया है। जो गलत करेगा कर्म का फल भोगेगा, जो सही करेगा उसको फल खुद मिलेगा। इवन श्री कृष्ण भी इस जन्म और मृत्यु के चक्र से नहीं बच पाए, ठीक है? महाभारत का युद्ध हुआ, चाहते तो वो युद्ध रोक सकते थे, इतने बड़े भगवान थे। लेकिन जो जरूरी है और जो कर्मों का फल है वो तो होगा ही, उसको भगवान भी नहीं रोक सकता, ठीक है? तो आप जो काम कर रहे हो और जिसके लिए मेहनत कर रहे हो वो मिलेगा जरूर, पर आपको अपनी मेहनत बहुत अच्छे से करनी है। ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि कर्म करे जा फल की चिंता मत कर। क्यों कहा गया है कि भैया जितने देर आप चिंता करते रहोगे उसमें और कर्म हो जाएगा और कुछ और अच्छा फल होगा। भगवान राम ये सिखाते हैं कि घर के अंदर परिवार वालों के साथ कैसे रहना है, और भगवान कृष्ण ये सिखाते हैं कि बाहरी दुनिया से कैसे डील करना है, ठीक है? एक स्त्री हट क्या होता है, पुत्र मोह क्या होता है, उसके कारण कितना बवाल हो सकता है, वही सब दिखा रहे हैं। और किस तरह लोग छल करते हैं, कपट करते हैं, वो सब चीज आपको दिखाए और सिखाए। तो बिल्कुल अभी जो व्यापम ने छल और कपट किया है, मैं यही बोलूंगा, व्यापम ने जो छल और कपट किया है, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। इस टेक्नोलॉजी के युग में आज भारत में जो सबसे ज्यादा ठगा जा रहा है वो है सबसे ज्यादा एजुकेटेड आदमी, सबसे ज्यादा एजुकेटेड कौम, सबसे ज्यादा एजुकेटेड गैंग, और वो है विद्यार्थी। और वो विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? कुछ वर्गों को चावल देके संतुष्ट कर दिया गया, कुछ वर्गों को सब्सिडी खाद देके संतुष्ट कर दिया गया, कुछ वर्गों को 1,000 रुपए देके संतुष्ट कर दिया गया है। लेकिन हम जिस वर्ग में खड़े हैं वहां तो हमारा अधिकार भी हमको नहीं मिल रहा है। क्या 100 क्वेश्चन बिना बवाल के ये हमारा अधिकार नहीं है? क्या टाइम से रिजल्ट ये हमारा अधिकार नहीं है? क्या बिना कोर्ट केस के भर्ती होना ये हमारा अधिकार नहीं है? क्या टाइम पे वैकेंसी आना ये हमारा अधिकार नहीं है? या टाइम से कैलेंडर बन जाना, एग्जाम कैलेंडर, ये हमारा अधिकार नहीं है? एक चार्टर आ जाएगा, ठीक है? एक चार्टर आ जाएगा जिसका नाम हम लोग क्या देते हैं, ठीक है? रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट काले कलर से लिखा है, काला कानून। चप्पल पहन के आओगे तभी जाने देंगे, हाफ बाही पहनोगे तभी जाने देंगे, ये करोगे तभी जाने देंगे, नहीं तो एग्जाम नहीं दिलाते देंगे। अरे भैया, ये नियम कानून किस काम के जब तुम 100 क्वेश्चन नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हो? मजाक चल रहा है यहां पे, है? 12 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, यहां पे एक एक नंबर में 100 लोगों का सिलेक्शन, एक एक नंबर में 100 लोगों का सिलेक्शन हो जा रहा है, ठीक है?
और यहां पे अगर 12 नंबर का हेर फेर होगा तो कितने स्टूडेंट हैं जो इस नौकरी से बाहर हो गए, जो सपना संजोए बैठे थे? क्यों? आपके तानाशाही के कारण। आप नेट का पेपर करा रहे हो, सेट का पेपर करा रहे हो, पीएचडी करवा रहे हो, तो वो पीएचडी वाले क्या कॉलेज में ही बैठने के लिए? बुलाओ ना उनको, उन लोग क्वेश्चन सेट करके देंगे। विषय 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 विशेषज्ञ हैं, उसमें पीएचडी किए, उनके नाम के आगे डॉक्टर लिखा जा रहा है, तो उनको क्या 100 क्वेश्चन नहीं निकालने आएगा? और सबसे पहले तो ये जो अटैच में परीक्षा विभाग में बैठे इनकी प्रतिनियुक्ति बंद करो, एलिजिबल आदमी को बैठाओ जो पूरी चीजों को मॉनिटर कर सके। मजाक चल रहा है यहां पे। जो सबसे ज्यादा एजुकेटेड वर्ग है वो सबसे ज्यादा ठगा हुआ है ना? अपने ही अधिकार के लिए भीख मांगना पड़ रहा है हमको इस लोकतंत्र में। कुछ सब्सिडी कंपनसेशन मिले तो बात है, अपने अधिकार के लिए भीख मांगना पड़ रहा है। और ये बात जहां तक जा रही है वहां तक बिल्कुल जानी चाहिए। 57,000 शिक्षाकर्मी, 37,000 शिक्षाकर्मी, 16,000 शिक्षाकर्मी, 5,000 शिक्षाकर्मी, वो भी अभी नहीं पता है। जो एग्जाम हो रहे ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। सब इंस्पेक्टर वाले लोग जान दे के ज्वाइनिंग लिए हैं। बताओ, खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनके खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, और आपके बच्चे जिस स्कूल में जा रहे हैं वहां छत गिर जा रही है, बच्चा दब के मर जा रहा है। यह कहानी चल रही है। आपको दिमाग से अपाहिज कर दिया गया है। शरीर से अपाहिज आदमी भी ना कुछ कर सकता है, लेकिन दिमाग से अपाहिज आदमी कुछ नहीं कर सकता। समझिए इस बात को, और बहुत अच्छे से समझिए। उनके बेटे बाहर से पढ़ के आएंगे, वो 25 लाख रुपए देंगे, उनका बच्चा डिप्टी कलेक्टर बन जाएगा, और तुम्हारा बच्चा पूरा नंबर आने के बाद भी एडीओ नहीं बन पाया। और पता नहीं आगे और कितने एग्जाम में ऐसे ही होंगे। सब इंस्पेक्टर की भर्ती वैसे ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते चले गई। 2018 की भर्ती 2023 तक कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। शिक्षाकर्मी की भर्ती काउंसलिंग रुकी हुई है, काउंसलिंग का कोई अता पता नहीं। 2-3 चुनाव हो गए, काउंसलिंग नहीं हो पाई। क्यों? मतलब किस चीज की दुश्मनी निकाल रहे हो? कि हमने वहां जाके बैलेट मशीन में आपके चिन्ह में बटन दबाया था, सिर्फ इसी चीज की दुश्मनी निकाल रहे हैं? तो बता दीजिए। जो पहले युवा हृदय सम्राट हुआ करते थे, युवाओं के नेता होते थे, वो गायब हो चुके हैं। वो बोलते हैं कि हम नौकरी निकालेंगे तो सबकी नौकरी लग जाएगी क्या? सब लोग सेलेक्ट हो जाओगे क्या? अगर यही आप सोचते तो आप क्या कलेक्टर बन पाते क्या? तुम्हारी पढ़ाई पढ़ाई, आपकी पढ़ाई पढ़ाई, हमारी पढ़ाई खत्म। मतलब किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन 100 क्वेश्चन ढंग से नहीं हो पा रहा है। दावा उत्पत्ति का पैसा अलग, फॉर्म का पैसा अलग। ठीक है, आप लीजिए फॉर्म का पैसा, जरूरी भी है, बिल्कुल लीजिए। पर यहां जवाबदेही किसकी सुनिश्चित होगी? कौन है मुजरिम? कौन है हमारे बीच में जिसके कारण ऐसा हो रहा है? संवैधानिक संस्थाएं ऐसा कर रही है तो कहां रहेगा संविधान और कहां रहेगी जनता? अब हम प्रस्तावना में पहला वर्ड बोलते हैं, हम भारत के लोग। कहां भैया भारत के लोग? दिख ही नहीं रहे हमको तो। और जितना अत्याचार इस भारत के लोगों पे हो रहा है अभी, वो तो समझ ही नहीं आ रहा है। फिर से बोलूंगा, सबसे ज्यादा एजुकेटेड जो संघ है आज, वो कौम है, जो झुंड है, वो सबसे ज्यादा ठगा हुआ है। उसके बाद बोलते हैं कि हम इतने लाख भर्ती करेंगे, उतने लाख भर्ती करेंगे। लेवल तो बना लो भैया, लेवल बना लो। फ्री की चीजें बांट के, फालतू की योजनाएं चला के, प्रकृति के साथ ये सब खिलवाड़ करके जो काम अभी हो रहा है वो ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। नया विधानसभा भवन बन गया, लेकिन स्कूल भवन जर्जर पड़े हुए हैं। जिस दिन विधानसभा में, संसद में वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव आता है, ध्वनि मत से पारित हो जाता है। भैया वोटिंग की भी जरूरत नहीं है, ध्वनि मत से पारित हो जाएगा, टेबल खटखटा देंगे। और हमारी नौकरी, फाइलें घूम रही है। इतना तो ब्रह्मांड में ग्रह नहीं घूम रहे हैं जितनी फाइलें घूम रही है आज। और ये सब मेरा आपको बोलने का मतलब इसीलिए है क्योंकि
हम ही कुछ कर सकते हैं, मैं ये भी नहीं बोलूंगा आप, हम लोग मिलके कुछ कर सकते हैं। याद रखना, जब भी क्रांति हुई है युवाओं ने ही क्रांति की है। ठीक है, 18 साल के खुदीराम बोस चढ़ गए फांसी पे। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी, ठीक है, सभी ने मिलकर क्रांति की है। अगर आजादी के लिए भी इसी तरह की फाइल घुमाते रहते ना तो आज तक हम हो गए होते आजाद। और आजादी आजादी वो अंग्रेज तो छोड़ के चले गए, लेकिन अब हम गुलाम किसके हैं? इस सरकार के, इन भ्रष्टाचार के, इस पक्ष के, इस विपक्ष के। इनसे भी आजादी चाहिए और इसके लिए क्रांति करनी ही पड़ेगी। आप सोच के देखिएगा, दिन रात मेहनत करते हो। ठीक है, कई लोग तो ऐसे होंगे जो नौकरी छोड़ के तैयारी कर रहे हैं, कई लोग एक टाइम का पेट काट के पढ़ रहे हैं, लेकिन ये रिजल्ट देखने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, शराब भट्टी खुल रही है, कोई जरूरी है क्या जो नेक्स्ट सरकार आएगी वो बंद करवाएगी? क्यों बंद करवाएगी? उसको तो फायदा हो रहा है। बिजली बिल बढ़ गया, क्यों? पीएम सूर्य घर योजना को प्रमोट करना है। बताओ, एक आदमी जिसके घर में झोपड़ी है वो कैसे पीएम सूर्य घर योजना को यूज कर पाएगा? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए? बता सकते हैं? कौन है जिम्मेदार इन सब चीजों का? मैं यही बोलूंगा दोस्तों, अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाओगे। और एक संस्था के रूप में कार्य करना पड़ेगा। और सबसे पहले तो जवाबदेही सुनिश्चित करिए कि अगर ऐसा होता है तो इसका जवाबदार कौन है और उसके लिए क्या सजा है। हमने देखे एग्जाम सेंटर के हाल, बच्चे रोते हैं, सर अंदर कर लो, सर अंदर कर लो, बाही कटवा रहे हैं, चप्पल उतार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आबकारी आरक्षक के पेपर में जो महिलाएं आभूषण पहन के आई थी वो स्कूल के बाजू वाले घर में रिक्वेस्ट करके वहां आभूषण रखवाई है, जान न पहचान उनके यहां। क्यों? क्योंकि एग्जाम दिलाना जरूरी है, उनको पता है वैल्यू एग्जाम की। लेकिन उनका ये सैक्रिफाइस, ये जो उनका डेडिकेशन है, क्या हो रहा है? यही रिजल्ट के लिए डेडिकेशन हो रहा है। छोटे छोटे दूध मुंहे बच्चे को लेके आती है महिलाएं एग्जाम दिलाने। किसी दिन ये सो कॉल नेता मंत्रियों को खड़े कराओ एग्जाम सेंटर में, 2-2 घंटे बच्चे भूख से रोते हैं और उस हाल में भी मां अंदर पेपर दिलाती है। कोई बच्चा जिसके मम्मी पापा जो भी अस्पताल में एडमिट है वो अस्पताल से एग्जाम दिलाने आया है, मैंने देखा है ये चीज, इसलिए बता रहा हूं, सिर्फ इसी रिजल्ट के लिए। मतलब हम इतने बेवकूफ हैं कि हम अपने दुख दर्द कष्ट पीड़ा के साथ भी इनको सपोर्ट करते रहें, आओ हमको और शोषित करो। जो गलत कर रहे हैं वो तो जिम्मेदार हैं और गुनहगार हैं, लेकिन जो सही होते हुए भी इस गलत को रोक नहीं पा रहे हैं वो भी उतने जिम्मेदार और उतने ही गुनहगार हैं। ये चीज याद रखिएगा। जब भीष्म पितामह बाण की सैया पर लेटे थे तो पूछे, भाई मेरी गलती क्या थी? तो बोले, आपने जो कर्म किया था वो तो अलग, आपकी ये बड़ी गलती थी जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और आप जैसे ज्ञानी लोग वहां शांत बैठे थे, तो आप भी उतने गुनहगार हो जितने उन लोग हैं। तो दोस्तों जागो, अभी ये पेपर है, इसके बाद आपका आमीन पटवारी आएगा, इसके बाद शिक्षक भर्ती आएगा। कितने पेपर में अपनी बलि देते रहोगे? ये जो 1 नंबर 2 नंबर से चूकने का दर्द है ना, आदमी के मुंह से आवाज नहीं निकलता, रात को ना मुंह में चद्दर दबा के रोना पड़ता है ताकि घर वालों को ना पता चले कि जवान लड़का रो रहा है। ये तक हालत देखी है हमने। तो बिल्कुल एक हो जाइए और आवाज उठाइए। चलिए आज के इस क्लास को चालू करते हैं। ये मैं आप ही के लिए बोल रहा हूं, अभी इसमें भी कुछ कमेंट आ जाएगा, सर आप ज्ञान बहुत देते हो। अरे भैया मैं ज्ञान दे रहा हूं, मेरा अपोज कर रहे हो। जो तुम्हारे साथ बलात्कार कर रहा है उसका अपोज करिए पहले, जो तुम्हारे भविष्य का बलात्कार कर दिया, जो तुम्हारे पूरी मेहनत का बलात्कार कर दिया उसका अपोज करिए। चीजें ऐसे ही बिगड़ती है और धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं गुलाम हो रहे हैं, पर दूसरे टाइप से हो रहे हैं। ठीक है, चलो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और आज नहीं मैं बोलूंगा अग्रिम क्षमा, जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, पहले दोस्तों हमारा जीएस, इंडिया जीएस का क्वेश्चन चालू हो रहा है। ठीक है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स का नाम किसे प्रदान किया गया है? बताइए, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। ठीक है, इतिहास का क्वेश्चन है। तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से जाने जाते हैं वेन सांग। कौन? वेन सांग। ठीक है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स।
प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से वेनसोंग। वेनसोंग कौन थे? चीनी यात्री थे। कौन थे ये? चीनी यात्री थे। ये लगभग 629 में चलना चालू किए, 629 में चलना चालू किए और 630 में पहुंच गए कहां? भारत। और 15 वर्ष रह के 645 में वापस गए चीन। छत्तीसगढ़ कब आए थे? 639 में आए थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ की यात्रा की, है ना। किसके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ठीक है, तो यात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से किसे जाना जाता है? वेनसांग को जाना जाता है। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। चीनी यात्री थे, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने, बौद्ध धर्म के ग्रंथ को एकत्र करने आए थे। उस समय जब ये आए थे तो हर्षवर्धन के शासनकाल में एक सम्मेलन होता था, एक सम्मेलन। उस सम्मेलन को कहते थे महामोक्ष परिषद। और छठवें महामोक्ष परिषद में कौन आए थे? छठवें महामोक्ष परिषद में आए थे वेनसांग। और इस महामोक्ष परिषद में ऐसा कहा जाता है कि हर्षवर्धन अपनी पूरी संपत्ति दान कर देता था। हर 5 साल में होता था यह सम्मेलन। ठीक है, तो यह पूछा जा सकता है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कौन? वेनसोंग। ठीक, चलिए ये हो गया। 629 में चीन से चले थे, 630 भारत आए, 15 वर्ष रहे, 15 वर्ष भारत में रहे, बौद्ध धर्म की शिक्षा लिए, ग्रंथ एकत्रित किए, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े। 639 में छत्तीसगढ़ आए। ठीक है, 639 में छत्तीसगढ़ आए। और हर्षवर्धन के शासनकाल में जब ये आए थे तो उस समय महामोक्ष परिषद एक सम्मेलन होता था हर 5 साल में प्रयागराज में। कहा जाता है कि वही क्या है, कुंभ का मेला हुआ करता था पहले। और हर सम्मेलन में वो अपनी पूरी संपत्ति दान कर देता था। तो पहले का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? जजिया कर। ठीक है, जजिया क्या है? धार्मिक कर है ना, हिंदुओं से लिया जाने वाला धार्मिक कर, इसको बोलते हैं जजिया कर। तो अकबर ने जजिया को समाप्त किया था। अकबर ने जजिया को समाप्त किया था, वापस औरंगजेब ने चालू किया था। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। ठीक है, कब? 1564 में। 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। ठीक है, उसके बाद 1669 में औरंगजेब ने फिर से प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, औरंगजेब ने फिर से प्रारंभ कर दिया था। तो यह चीज याद रखिए। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया प्रारंभ किया था 712 के 12 ईस्वी में, है ना। वो जजिया क्या है? धार्मिक कर है जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। मतलब आप अपने भगवान की पूजा करोगे उसके लिए भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर इस जजिया कर को समाप्त कौन किया? 1564 में अकबर ने किया। ठीक है, इसको वापस प्रारंभ कौन कराया? औरंगजेब ने 1669 में। एक क्वेश्चन आता है, ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाले, ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काफी अच्छा डिस्कशन हो रहा है दोस्तों, ये आएगा, है ना। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? किस आदमी को फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी? किसे कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। इनका एक संघ था जिसे कहा जाता था लाल कुर्ती गैंग। लाल कुर्ती गैंग, इनका एक संघ था लाल कुर्ती गैंग। ये लाल कुर्ती गैंग कब बना? 1930-31 में बना। ठीक है, किसके लिए? सविनय अवज्ञा आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए बना। ठीक, लाल कुर्ती गैंग, इस गैंग के लोग लाल कपड़ा पहनते थे। ठीक है, इसी को कहा जाता है खुदाई खिदमतगार। ये भी पूछा जाता है, खुदाई खिदमतगार, है ना, जिसका हिंदी में अर्थ होता है ईश्वर का सेवक। ईश्वर का सेवक, ये इसी गैंग को कहा जाता था। ठीक है, ईश्वर का सेवक, लाल कुर्ती गैंग, खुदाई खिदमतगार जिसका अर्थ होता है ईश्वर का सेवक, 1930-31 में बना सविनय अवज्ञा आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, और इसी समय इनको उपाधि मिली क्या? फ्रंटियर गांधी। इसी को बोलते हैं सीमांत गांधी। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत रत्न प्राप्त करने वाले, भारत रत्न प्राप्त करने वाले
पहले विदेशी करने वाले पहले विदेशी हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। दूसरे कौन जी? दूसरे हैं नेल्सन मंडेला। कौन? नेल्सन मंडेला, ये दूसरे हैं। ठीक है, दोनों यहां नाम याद रखिएगा, फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है ना? तो भैया किसी तत्व के रासायनिक गुण उस पे मौजूद इलेक्ट्रॉन तय करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मान लो ये नाभिक का केंद्र है, यहां नाभिक के केंद्र में प्रोटॉन प्लस और न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहेंगे। इसके बाहर सर्कल में कौन घूमते रहेगा? इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऋण आवेशित। प्रोटॉन क्या होते हैं? धन आवेशित। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? न्यूट्रल, कोई आवेशित नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा, केंद्र के नाभिक में, परमाणु के केंद्र के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे, बाहर चक्कर लगाते रहेंगे इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन इसके रासायनिक गुणों को क्या करते हैं? तय करते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? हमेशा पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, है ना? और प्रोटॉन की खोज कौन? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज कौन किए थे? गोल्डस्टीन। ठीक है, गोल्डस्टीन ने एक धन आवेशित कण खोजा, उसी को कहा गया प्रोटॉन। और परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। किसने? रदरफोर्ड ने। ये सब क्वेश्चन एसएससी कांस्टेबल और ये सब में पूछे जाते हैं, इसीलिए इसी टाइप के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, परमाणु की खोज रदरफोर्ड ने की, है ना? प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? भारत से लौह अयस्क मुख्यतः किस देश में जाया जाता है? हमारे यहाँ हेमेटाइट टाइप का लोहा ज्यादा मिलता है जी, हेमेटाइट। ठीक है, हमारे यहाँ हेमेटाइट टाइप का लोहा बहुत ज्यादा मिलता है। तो हमारे बैलाडीला किरंदुल के खदान में भी हेमेटाइट लोहा ही मिलेगा। भारत देश से और छत्तीसगढ़ से कहां जाता है लोहा? जापान जाता है। मुख्य रूप से हम सबसे ज्यादा किस देश को अपना लोहा भेजते हैं? लोहा मतलब कच्चा लोहा, फिर उन लोग फिनिश करते हैं उसको। किस देश को? जापान को। छत्तीसगढ़ से जो लोहा है विशाखापट्टनम बंदरगाह से जाता है कहां? जापान। पहले बहुत पूछता था ये। ठीक है दोस्तों, हमारी संस्था के द्वारा आबकारी छत्तीसगढ़ आरक्षक पुलिस वर्ग का भी क्लास चलाया जा रहा है। ठीक है, आरक्षक पुलिस भर्ती कोर्स आपको मिल जाएगा 7999 में। पूरा रिकॉर्डेड क्लास रहेगा। जो आप एमसीक्यू देख रहे हो इसके रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएंगे, अपडेटेड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, आप प्रिंट करा सकते हो। अगर जानकारी चाहते हो तो संस्था के दिए गए नंबर 8770123687 पे संपर्क कर सकते हो। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, आपकी तैयारी को पुख्ता करने के लिए, आपके बाण में धार लगाने के लिए, आपके तर्कस में टू मेनी टाइप्स तीर लगाने के लिए हमारी संस्था के द्वारा आपके लिए टेस्ट सीरीज का भी आयोजन किया गया है। टोटल 20 सेट है, 15 सब्जेक्ट वाइज है और 5 फुल लेंथ टेस्ट है। ये मात्र आपको 149 रुपए में मिल जाएंगे। संपर्क करने के लिए, बात करने के लिए आप संस्था के नंबर से बात कर सकते हैं। और अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप प्ले स्टोर से योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यही बोलूंगा दोस्तों, जहां से पढ़ना है पढ़िए, बहुत बढ़िया से पढ़िए। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़िए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस से। ठीक है, हम हैं आपके साथ। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सलाल जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो सलाल जल विद्युत परियोजना आपकी है कहां? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में किसमें है? चिनाब नदी पे। किसमें? चेनाब नदी पे। सलाल जल विद्युत परियोजना चेनाब नदी पे है, जम्मू कश्मीर में। पूछता है पल्सर क्या है जी? पल्सर 180 एक मोटरसाइकिल है जिसपे लड़के बैठ के स्टंट करते हैं, उसके बाद गिरते हैं और हाथ पैर टूट जाता है। नहीं भैया, पल्सर क्या है? पल्सर तेजी से घूमने वाले तारे हैं।
जिसमें बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है और वो बहुत तेजी से क्या होता है, घूमने लगता है। और इसी पल्सर तारे के नाम पे किसका नाम रख दिया है, बाइक का। वैसे ही अपाचे क्या है, अपाचे भी बाइक है, लेकिन अपाचे क्या है, एक युद्धक हेलीकॉप्टर है। ठीक है, अपाचे एक युद्धक हेलीकॉप्टर है। स्विफ्ट कार का नाम है, स्विफ्ट का मतलब क्या होता है, बहुत तीव्र। ठीक है, उसके बाद आपका फॉर्चूनर, फॉर्चूनर कार का नाम है, लेकिन फॉर्चून मतलब क्या होता है, भाग्य। जो उस आदमी को, वो जो उस गाड़ी को चलाएगा वो भाग्यशाली होगा ही भैया, भाग्यशाली। 60-70 लाख की जो गाड़ी चलाएगा भाग्यशाली होगा, घणों पैसा है उसके पास। तो पल्सर क्या होते हैं जी, तेजी से घूमने वाले तारे को पल्सर कहते हैं। तारे का रंग किस पे डिपेंड करता है, यह पूछा जाता है। तारे का रंग तारे के तापमान पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। कई बार पूछा है, आगे भी पूछे जाएगा। ठीक है, तो संविधान की आत्मा, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 32। 32 में क्या कहा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी को क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा। इससे 5 प्रकार के रीट जारी कर सकते हो। पहला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, इसको बोलते हैं हेबियस कॉपर। दूसरा बोलते हैं परमादेश, परमादेश। ठीक है, इसको बोलते हैं मैडमस। तीसरा है क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण। ठीक है, उसके बाद ठीक है, हेबियस कॉर्पस, मैडमस, सिरिट्योरी, और एक आएगा आपका अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। ठीक है, और एक आएगा प्रतिषेध। क्या आएगा, प्रतिषेध। ये 5 प्रकार के रीट जारी होती है। अब संविधान के अनुच्छेद 32 को ही क्या कहा जाता है, हृदय और आत्मा। इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत 5 प्रकार की रीट जारी होती है। यह रीट क्या होता है, एक पत्र होता है, और इस पत्र के द्वारा जो आपका मौलिक अधिकार सस्पेंड हो गया है या मौलिक अधिकार छीना गया है, उस मौलिक अधिकार को आप इस 5 प्रकार की रीट से वापस पा सकते हो। तो आपके जितने भी मौलिक अधिकार हैं उसको लागू करने के लिए ये 5 प्रकार की रीट जारी करती है। अनुच्छेद 32 के तहत कौन, सर्वोच्च न्यायालय, और अनुच्छेद 226 के तहत कौन, उच्च न्यायालय। ठीक है, कौन कौन सा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट कब जारी की जाएगी, अगर किसी आदमी को कोई बंदी बना के रखा है बिना कारण से। अगर कोई आदमी को सजा हुई है और वो जेल में है तो वो बंदी नहीं है भैया, वो दूसरा है ना। अगर बिना कारण से किसी आदमी को कोई बंदी बना लिया, किडनैप कर दिया है, तो आपका अनुच्छेद 21 का मौलिक अधिकार क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आपको ऐसे कोई बंदी नहीं बना सकता, और कोई बंदी बना लिया मतलब आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो उस मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए क्या करेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू करेगा और बोलेगा उस आदमी को सह शरीर मेरे पास लेके आओ, कहां है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई सरकारी आदमी कोई अपना काम बहुत अच्छे से नहीं कर रहा है, कोई सरकारी आदमी अपना काम बहुत अच्छे से नहीं कर रहा है, तो उसको काम करने का निर्देश देती है परमादेश के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आएगा क्या, उत्प्रेषण, है ना। अगर कोई उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये दोनों कौन सी रीट है, ये न्यायिक रीट है। न्यायिक रीट मतलब ये उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को जारी की जाती है ना। उसमें क्या होता है, उत्प्रेषण में अगर कोई निम्न न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहा है और डिसीजन नहीं दिया है, बाहर काम कर रहा है, तो वहां से केस उठा के कहां चले जाएगा, हाई कोर्ट में और ऊंचे कोर्ट में चल जाएगा। अगर कोई उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कर रहा है और डिसीजन दे दिया है, तो उसको वहीं पे रोक दिया जाएगा, प्रतिषेध यहीं रुको, और केस कहां चल जाएगा, उच्च न्यायालय में चल जाएगा। तो ये उत्प्रेषण और प्रतिषेध न्यायिक रीट है, ये उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को जारी की जाती है। अधिकार परीक्षा, इसका अर्थ होता है किस आधार से, क्यू वेरेंटो। अगर तुम्हारे सरकारी पद पर किसी और को नियुक्ति दे दी गई है तो आप पूछोगे किस अधिकार से उसको नियुक्ति दी हो, अधिकार परीक्षा।
है ना। तो दोस्तों अगर आपका मौलिक अधिकार नहीं काम कर रहा है तो उसको लागू कराने के लिए 5 रीट जारी कर सकते हैं। उसी को बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार मतलब इलाज करना। बीमारी क्या है, आपके मौलिक अधिकार को बीमारी लग गई तो उसका उपचार होगा अनुच्छेद 32 के तहत कौन, सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 226 के तहत कौन, उच्च न्यायालय। कितने टाइप की रीट, 5 टाइप की रीट। ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21, है ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद 32। चलो तो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। चलो बढ़िया क्वेश्चन आ गया। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन करने में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन करने पर कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने, है ना। मैं बता दूं कि भाषाई आधार पर ठीक है, भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य कौन बना, हमेशा पूछा जाता है। 1953 में भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन बना, आंध्र प्रदेश बना। कौन बना, आंध्र प्रदेश। किसको, तेलुगु भाषी लोगों के लिए, तेलुगु भाषी लोगों के लिए। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बहुत आवाज उठने लगी कि बिहारियों के लिए अलग बिहार बना लो, बंगालियों के लिए अलग बंगाल बना लो। तब तत्कालीन सरकार ने क्या किया, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। फजल अली, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, न्यायमूर्ति फजल अली। सदस्य कौन थे, हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। अन्य सदस्य कौन थे, के एम पणिकर, के एम पणिकर। इन्होंने सबसे पहले क्या हुआ, 1952 में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश बढ़ाने के लिए पोटली श्री रामल्लू ने क्या किया, भूख हड़ताल कर दिया। बोले हमको भाषाई आधार पर आप आंध्र प्रदेश बना के दो, है ना। तो पोटली श्री रामल्लू ने भूख हड़ताल कर दिया। खूब समझाए मनाए, नहीं माने। 52वें-53वें दिन उनकी मृत्यु हो गई, आंदोलन हो गया। तो आनंद फानन में 1953 में भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना दिया और 1953 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। ये जो आंदोलन चल रहा है इसके सर्वे के लिए और राज्य कैसे बनाया जाए, तो 1953 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिकर, है ना। और इन्होंने 1956 में रिपोर्ट दिया। कब दिया, 1956 में। तो 1956 में इनके रिपोर्ट के अनुसार भारत में 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट पर कहा कि भाषाई आधार पर राज्य बनाना सही नहीं है, क्योंकि राज्य बनाने के लिए सीमा, संसाधन, नदी, वन, कृषि सबको देखा जाता है। ठीक है। अगर कोई बोल रहा है कि भैया भाषाई आधार पर राज्य बना दो और मरुस्थली है, वहां कोई खेती नहीं, तो वो राज्य तो मर जाएगा, जिंदगी कैसे काटेगा। तो भाषाई आधार पर राज्य कभी भी बनाना सही नहीं है। भौगोलिक परिस्थिति और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य बनने चाहिए। ठीक है। तो एकमात्र राज्य बना है भाषा आधार पर आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषी लोगों के लिए। फिर 1953 में ही क्या, राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया। अध्यक्ष थे फजल अली, सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिकर। इन्होंने जब 56 में रिपोर्ट दी तब बने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें आपका क्या बना, 1 नवंबर 1956 को क्या बना, मध्य प्रदेश बना। ठीक है। यहां तक हो गया। तो भैया याद रखना, भाषाई आधार पर राज्य बनाना सही नहीं है। ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। ठीक है। तो भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे सर बी एन राव। कौन थे, सर बी एन राव। ठीक है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार सर बी एन राव जी थे। इसकी भी कहानी है भैया, कहानी सुन लो। सबसे पहले संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन अस्थायी अध्यक्ष कौन बने, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। उसके बाद दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। स्थायी अध्यक्ष कौन बने,
स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन क्या हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? नेहरू जी ने। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाके क्या बना? भारत की संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, और भारत का संविधान कौन बनाया है? कैबिनेट मिशन बनाया है। भारत के संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? कैबिनेट मिशन के द्वारा, है ना। कौन थे? है ना, अलेक्जेंडर, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर और क्रीप्स। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? स्टेफर्ड क्रीप्स, है ना, अलेक्जेंडर और लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। यही 3 थे शायद, देख लीजिएगा। हल्का सा मुझे भी कंफ्यूजन है, पर मेरे नॉलेज में यही 3 थे। ठीक है, चलिए। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन? बी.एन. राव जी। विधि के शासन की संकल्पना कहां से ली गई है? जब आप मौलिक अधिकार पढ़ोगे, अनुच्छेद 14 पढ़ोगे, क्या? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता, समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, ये 2 बात कही गई है। ठीक है, तो विधि के शासन को क्या कहा जाता है? विधि के शासन को कहा जाता है विधि के समक्ष समानता। विधि के शासन को ही क्या कहा जाता है? विधि के समक्ष समानता। और विधि के शासन यानी विधि के समक्ष समानता कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। और दूसरा वर्ड है विधि का समान संरक्षण, यह कहां से लिया गया है? यूएसए, अमेरिका से। यह पूछा जाता है, अब थोड़ा क्वेश्चन डीप हो गया है तो पूछा जाता है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता, यानी भारत के सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं। भारत के सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं। दूसरा कहा गया है विधि का समान संरक्षण, कानून सभी लोग को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करेगी। ये 2 बात कही गई है कि कानून के सामने सभी लोग बराबर है और कानून सभी की समान रक्षा करेगी, समान सुरक्षा प्रदान करेगी। तो विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है, विधि का समान संरक्षण लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, उसके बाद विधि के समक्ष समानता मतलब कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालते हैं? केंद्रीय मंत्री, चलो मैं पहले बता देता हूं, भारत के राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल के नेता को क्या नियुक्त करते हैं? प्रधानमंत्री। क्या नियुक्त करते हैं? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर क्या करते हैं? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, है ना। और ये अन्य मंत्री किसके? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये अन्य मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और राष्ट्रपति इनको चाहे तो कभी भी हटा सकता है। और ये अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति को सौंपेंगे। पेपर में लिखा रहता है प्रधानमंत्री को सौंपा, प्रधानमंत्री को त्यागपत्र दिया, लेकिन एड्रेस किसका है? भारत के राष्ट्रपति का। त्यागपत्र किसके प्रति लिखा गया है? भारत के राष्ट्रपति के प्रति। तो कहानी समझिए, सबसे पहले राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को क्या नियुक्त करेगा? प्रधानमंत्री। फिर प्रधानमंत्री जिसको जिसको बोलेगा मंत्री बनाने, राष्ट्रपति मंत्री बना देगा और वो आदमी तभी तक मंत्री मेरे पद पर रहेगा जब तक राष्ट्रपति चाहे। पर सर वो तो 5 साल रहते, नहीं, 5 साल वो सांसद रहेगा, 5 साल सांसद रहेगा। मंत्री कब तक रहेगा? जब तक राष्ट्रपति चाहे। हो सके तो 5 साल के पहले भी राष्ट्रपति उसको मंत्री पद से हटा देता, लेकिन हटाने के लिए बोलेगा कौन? हटाने के लिए बोलेगा
प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ही सिफारिश करेगा, इसको मंत्री बनाओ, और हटाने के लिए भी प्रधानमंत्री ही सिफारिश करेगा। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री है और नाम मात्र का प्रमुख है राष्ट्रपति। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, है ना। इसीलिए मोदी जी किसी को भी मंत्री बनवा सकते हैं और किसी को भी हटवा सकते हैं। ठीक है, पर राष्ट्रपति उसको हटाएगा अपनी मर्जी से, पर उसको बोलेगा कौन हटाने के लिए? प्रधानमंत्री बोलेगा। पिग्मी, पिग्मी जनजाति, पिग्मी जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है जी? बताइए। पिग्मी जनजाति निवास करती है आपका भूमध्य रेखी क्षेत्रों में। कहां पर? भूमध्य रेखी क्षेत्रों में पिग्मी जनजाति। ये क्या होती है? इनकी ऊंचाई कम होती है, ऊंचाई कम होती है, और ये अपना खाना एकत्र करने के लिए, खाना एकत्र और शिकार के लिए फेमस है। पिग्मी जनजाति खाना एकत्र करने और शिकार के लिए फेमस है। पिग्मी किस क्षेत्र में निवास करती है? भूमध्य रेखा। अब ये भूमध्य रेखा कहां है? बीच की रेखा भूमध्य रेखा। इसके ऊपर 23.5 अंश क्या है? कर्क रेखा। 23.5 अंश नीचे मकर रेखा। इसके ऊपर 5 अंश, नीचे 5 अंश। ये क्षेत्र को क्या बोलेंगे? डोल्ड्रम क्षेत्र बोलेंगे। यहां दिन में 2 बार पानी गिरता है, और इसी क्षेत्र में निवास करती है पिग्मी जनजाति भूमध्य रेखी में। ठीक है, ठीक। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन है? ये भूमध्य रेखा है, इसको 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कांगो नदी। और ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी माही नदी, माही नदी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अल्पेशियन पर्वत किस देश में स्थित है? अल्पेशियन पर्वत या अल्पस पर्वत किस देश में स्थित है? अल्पेशियन पर्वत सर्वाधिक ऑस्ट्रिया देश में स्थित है। इसका फैलाव 8 देशों में है, इसका फैलाव 8 देशों में है, लेकिन सर्वाधिक किस देश में है अल्पेशियन पर्वत? ऑस्ट्रिया देश में। ठीक है, रेगूर मिट्टी कहां पाया जाता है? रेगूर मिट्टी कहां पाया जाता है? तो भैया रेगूर मिट्टी को क्या बोलते हैं? काली मिट्टी। रेगूर मिट्टी को क्या बोलते हैं? काली मिट्टी। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, रेगूर मिट्टी, काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, और यह पाया जाता है महाराष्ट्र में। कहां? महाराष्ट्र में। क्यों? क्योंकि ये किसमें होता है? आपके प्रायद्वीपीय पठार में है। कहां है? प्रायद्वीपीय पठार। ये नीचे वाला एरिया क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय पठार। ये प्रायद्वीपीय पठार कैसे बना है? ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडा होने से बना है। ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो ठंडा होता है, तो बेसाल्ट चट्टानें बनती है, और जब बेसाल्ट चट्टान टूटती है तो काली मिट्टी बनता है। काली मिट्टी चूंकि लावा से बना है, इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तीनों में कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी वो जो नदियों द्वारा लाकर बहाकर बिछाई गई है, बहुत उपजाऊ होती है। भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है ना। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं खादर, है ना। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं बांगर। अब खाद, खाद ज्यादा उपजाऊ होता है, तो नई जलोढ़ मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होगी, तो इसका नाम खादर। अब बांगर मतलब बंजर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं है, वो बंजर है, इसलिए इसका नाम है बांगर। याद करने के लिए ये ट्रिक बना लेना। तो महाराष्ट्र में पूरा काली मिट्टी पाया जाता है। चलो, सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है देखते हैं, है ना। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा, ठीक है, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी, ये पूछा जाता है। और विटामिन ए का नाम क्या है? विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल, ठीक है। तो
विटामिन, सबसे ऊपर से देखते हैं, फॉलिक एसिड से होता है रक्त अल्पता मतलब एनीमिया, फॉलिक एसिड की कमी से होगा एनीमिया। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। क्या होता है, रिकेट्स, बच्चों में हड्डियों की बीमारी, रिकेट्स, है ना, बच्चों में हड्डियों की बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से, रिकेट्स। वर्णांधता नहीं होता, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। विटामिन ए की कमी से क्या होगा, रतौंधी। विटामिन डी थ्री की कमी से पेलाग्रा होगा, विटामिन बी थ्री की कमी से क्या होगा, पेलाग्रा होगा। फॉलिक एसिड की कमी से रक्ताल्पता मतलब खून की कमी, एनीमिया। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होगा, विटामिन बी थ्री की कमी से पेलाग्रा होगा। अब पूछा जाता है जल में घुलनशील विटामिन, तो जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी और सी। सी क्या है, नींबू का रस, एस्कॉर्बिक एसिड। अब उसके बाद होगा वसा में घुलनशील विटामिन, तो वसा, फैट में कौन घुलेगा, विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन के की कमी से खून नहीं जमता, रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के चाहिए। चलो, निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रिया से अधिकतम ऊर्जा मिलती है, तो हमारे शरीर को अधिकतम ऊर्जा किससे मिलती है, वसा का, फैट से। हमारे शरीर को अधिकतम ऊर्जा किससे मिलती है, वसा, फैट से। चयापचयी प्रक्रिया मतलब, चयापचयी प्रक्रिया मतलब वो रासायनिक क्रिया जो हमारे शरीर को मजबूत बनाती है, खाना पचना, सब जो रासायनिक क्रिया है वो चयापचयी क्रिया कहते हैं। तो सबसे ज्यादा हमको किससे ताकत मिलता है, वसा, फैट से। ठीक है, चयापचयी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। चलिए, पंचायती राज से एक क्वेश्चन पूछेगा ही, है ना। अब इसको जोड़ी बनाओ, आपके जो अनुच्छेद है उसको, अनुच्छेद 243 ई, है ना, ई में क्या है, पंचायतों का कार्यकाल है। 243 एफ, एफ मतलब फेलियर, फेलियर मतलब निर्भरता। 243 जी, जी मतलब पार्ले जी खाने से पावर आता है, तो शक्तियां, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार उत्तरदायी, तो कितने विषय पर, 29 विषय पर। पंचायतों को काम करने के लिए कितने विषय दिए गए हैं, 29 विषय। ठीक है, उसके बाद 243 एच, पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति, पंचायत कर लगा सकती है। तो जैसा है 1 2 3 4 वैसे ही सुमेलित है, 1 2 3 4। इसी टाइप के क्वेश्चन अभी और ज्यादा पूछ रहे हैं। ठीक है, 243 ए में क्या है, ग्राम सभा। 243 बी में क्या है, 243 बी में है गठन। 243 सी में है संरचना। 243 डी में है आरक्षण। 243 ई में है क्या, पंचायतों का कार्यकाल, कितना, 5 साल। 243 एफ, एफ मतलब निर्भरता, कौन आदमी पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता। 243 जी, जी मतलब पावर, किसका पावर, पंचायत का पावर 29 विषय में काम करने के लिए। 243 एच, एच मतलब हाइपर, हाइपर होके पैसा मांगेगा, तो 243 एच में क्या है, टैक्स लगाएगा, है ना। 243 आई, आई में क्या है, वित्त आयोग। ठीक, तो ये सुमेलित है भैया। अगला क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जीवी के राव, लक्ष्मीमल सिंघवी, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था। निम्नलिखित पंचायती राज क्रियाकलापों पर निम्नांकित संयों का आरोही बढ़ते क्रम में, तो बता दूं 1957 में बना बलवंत राय मेहता समिति, 1977 में बना अशोक मेहता समिति, 1986 में, ठीक है, 1985 में बना जीवी के राव समिति, 1986 में बना आपका लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। ठीक है, लाइन से है ये जीवी के, देखो बलवंत राय मेहता बोला त्रिस्तरीय पंचायती राज बनवाओ, अशोक मेहता बोला 2 स्तरीय पंचायती राज बनवाओ, जीवी के राव समिति बोले 4 स्तरीय पंचायती राज बनवाओ, इसको बिना घास की, बिना जड़ की घास समिति कहा जाता है। लक्ष्मीमल सिंघवी बोले कि क्या करो, पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिलाओ। संवैधानिक दर्जा मतलब संविधान में शामिल करो और कंपलसरी करो। तो लक्ष्मीमल सिंघवी की समिति की सिफारिश पर ही क्या आपका 73वां संविधान संशोधन प्रस्तुत हुआ, है ना, और पंचायती राज व्यवस्था क्या बनी, संविधान का अंग बनी। तो पंचायती राज क्या है, संवैधानिक संस्था है। ठीक है, तो ये बहुत पूछता है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति हमेशा पूछता है पंचायतों का संवैधानिकरण, पंचायतों को संवैधानिक मान्यता कौन सी समिति ने दिलाया है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने। ठीक है, चलिए
1 2 3 4 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू प्रतिबंधित दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई। तंबाकू प्रतिबंधित दिवस, तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है। तंबाकू में जो जहरीला पदार्थ होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है निकोटीन। ठीक है। चलिए, तंबाकू से कैंसर होता है, बिल्कुल भैया तंबाकू का सेवन वर्जित कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल मनाया जाता है 29 जुलाई को। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। ठीक है। बाघ की गणना कब होती है? हर 4 साल में, यह पूछा जा सकता है। हर 4 साल में बाघ गणना होती है। हर 4 साल में बाघ गणना होती है। वर्तमान कब हुई? 2022 में। कौन सी? 5वें नंबर की बाघ गणना 2022 में हुई। और 2022 के अनुसार भारत में कितने बाघ हैं? 3167 बाघ हैं भारत में। 2022 की जनगणना के अनुसार भारत में 3167 बाघ है। हर 4 साल में जनगणना होती है। सबसे ज्यादा बाघ, अच्छा बाघ और शेर बता देता हूं भैया, जिसके शरीर में लाइन लाइन रहता है, धारी धारी, वो कहलाता है बाघ। और वही बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। ठीक है। जिसके शरीर में धारी धारी रहता है, लाइन लाइन, वो कहलाता है बाघ और यही बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। जिसका बहुत दाढ़ी रहता है, गर्दन में बहुत बाल रहता है, वो कहलाता है सिंह। ठीक है। वो कहलाता है सिंह। सिंह को बोलते हैं लॉयन और बाघ को बोलते हैं टाइगर, है ना। बाघ के लिए फेमस है आपका पश्चिम बंगाल, भारत में सभी जगह है पश्चिम बंगाल। और सिंह के लिए फेमस है गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान। वहां ऐसी रोड में बैठे रहते हैं शेर लोग, गिर राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है। तो हमारे यहां 2022 की जनगणना के अनुसार 3167 बाघ है ना, जिसमें लाइन लाइन रहता है। ठीक है। आरबीआई के मोनो में किसका चिन्ह है? बाघ का चिन्ह है। आरबीआई के मोनो में बाघ का चिन्ह है। ठीक है। जो सिम्बा मूवी देखे हो, सिम्बा मूवी है लॉयन, वो बाघ नहीं है। ठीक। अब सबसे ज्यादा बाघ कहां है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा बाघ है मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को बोलते हैं टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट। ठीक है। छत्तीसगढ़ में ऐसा कहा जा रहा था 2022 में 17 बाघ हैं, जिसमें इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, अचानक मार्ग इसमें ज्यादा है। निम्न कथन पर विचार करके सही कथन का चुनाव करिए। एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र भिलाई स्टील प्लांट है, बिल्कुल सही। एशिया और भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है भिलाई स्टील प्लांट। इसकी स्थापना 1955 में हुई। 1955 में हुई, यह भी बिल्कुल सही। 1955 में किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से हुई, है ना। बीएसपी की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुई, गलत। बीएसपी की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई। कितने? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 स्टील प्लांट बने। सबसे पहले बीएसपी कहां? भिलाई, किसके सहयोग से? रूस के। उसके बाद राउरकेला, राउरकेला किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। उसके बाद दुर्गापुर, दुर्गापुर किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है। तो 3 स्टील प्लांट बने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। बीएसपी भिलाई रूस के सहयोग से, राउरकेला उड़ीसा जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ब्रिटेन के सहयोग से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था? पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हो गया। फिर उसके बाद तृतीय पंचवर्षीय में एक और स्टील प्लांट बना, बोकारो स्टील प्लांट, वो भी रूस के सहयोग से। तो कौन कौन सा सही है? 1 और 2 सही है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बारसूर, बारसूर का मंदिर कहां है? मैं गया हूं। बारसूर में है क्या? मामा भांजा मंदिर। दंतेवाड़ा बारसूर में है मामा भांजा मंदिर और बत्तीसा मंदिर। केशकाल, केशकाल में क्या है? फूलों की घाटी। बालोद में कौन सा है? बालोद के गंगा माई। और लोरमी, लोरमी में कौन सा है? लोरमी कहां? मुंगेली, क्या? खुड़िया मनियारी।
खुड़िया मनियारी राजीव गांधी परियोजना। खुड़िया मनियारी राजीव गांधी परियोजना कौन सी नदी पर? मनियारी नदी पर। अब जमा लो, पहले का तीसरा, तीसरे का चौथा, पहले का तीसरा, तीसरे का चौथा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। चलो, मेले का बताओ, कौन सा मेला कहां लगता है? कौन सा मेला कहां लगता है? चलिए, सबसे पहले देखते हैं राजिम मेला। राजिम छत्तीसगढ़ का प्रयाग। राजिम मेला में क्या लगता है? पुन्नी मेला, है ना। और राजिम में जो पुन्नी मेला लगेगा वो कब से कब लगेगा? ठीक है, माघ पूर्णिमा से लेके महाशिवरात्रि। कब से? माघ पूर्णिमा से लेके महाशिवरात्रि। डबरा मेला, डबरा मेला कहां लगता है? डबरा मेला लगता है जांजगीर चांपा, रामनवमी में जांजगीर चांपा। उसके बाद महादेव घाट का मेला, महादेव का कार्तिक नहाने जाते हैं ना, भूपेश बघेल न जाते थे कार्तिक नहाने, सीएम रहते थे तो सुबह 4 बजे 5 बजे कार्तिक मेला, महादेव घाट का मेला। कार्तिक मेला कहां? ये खारून नदी, महादेव घाट, खारून नदी, जहां पे क्या बना है? सस्पेंशन ब्रिज बना है खारून नदी में, है ना। दिवाली के बाद कार्तिक पूर्णिमा का मेला, महादेव घाट का मेला। उसके बाद कुटी घाट का मेला, बसंत पंचमी का मेला। कुटी घाट का मेला क्या? बसंत पंचमी का मेला। ठीक है, डबरा मेला रामनवमी में भी पड़ता है, दल्हा पहाड़ में। ठीक है, कुटी घाट का मेला बसंत पंचमी में। राजिम का मेला कहां? आपका माघ पूर्णिमा में, माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि। और महादेव घाट का मेला दिवाली के बाद कार्तिक नहाने जाते हैं, खारून नदी। ठीक है, रायपुर कहां बसा है? खारून नदी के तट पर। शिवनाथ नदी और खारून नदी के संपर्क पर क्या है? सोमनाथ। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन जोड़ लो, पहले का पहला ये है, उसके बाद दूसरे का चौथा, दूसरे का चौथा ऑप्शन बी। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। महाशिवगुप्त बालार्जुन के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा असत्य है? बालार्जुन के संबंध में असत्य कथन बताइए। बालार्जुन सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण करते थे, बिल्कुल गलत। ठीक है, पांडुवंशी शासकों में इनका सर्वाधिक समय तक शासन कर रहा है, बिल्कुल सही। बालार्जुन के शासनकाल को क्या कहा गया है? छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग। क्या कहा गया है? छत्तीसगढ़ का स्वर्णिम युग, है ना। ठीक, उसके बाद सिरपुर से इनके 27 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही। चालुक्य शासन पुलकेशी द्वितीय इनके समकालीन थे, सही। ठीक है, तो भैया ये भारत है ना। भारत में नीचे कौन था उसके समय? पुलकेशिन। कौन था? पुलकेशिन। ठीक है, बीच में कौन था? बालार्जुन था। ठीक है, ऊपर कौन था? हर्षवर्धन था। कौन था? हर्षवर्धन, जो पढ़े वेनसांग वाला। तो पुलकेशिन द्वितीय, बालार्जुन और हर्षवर्धन दोनों को हरा दिया था। ऐसा कहा गया है कि महाशिवगुप्त बालार्जुन ने पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो इनके समकालीन था, यह भी सही है। ठीक है, पर महाशिवगुप्त बालार्जुन सकल कोसलाधिपति नहीं, परम महेश्वर, परम महेश्वर की उपाधि धारण करता था, है ना। सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण कौन करते थे? तीवर देव। महाशिव तीवर देव सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण करते थे, और पृथ्वीदेव प्रथम सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण करते थे, है ना। लेकिन महाशिव गुप्त बालार्जुन परम महेश्वर की उपाधि धारण करता था। जो सिरपुर का पांडु वंश है वो भागवत धर्म का अनुयायी था और परम भागवत की उपाधि धारण करता था, लेकिन एकमात्र महाशिव गुप्त बालार्जुन शैव धर्म का अनुयायी था और परम महेश्वर की उपाधि धारण करता था। इसी के शासन काल में इनकी माता महारानी वसाटा ने क्या बनाया? सिरपुर का प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर बनाया। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन पहला गलत है ना। धुड़का मंजीरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? धुड़का मंजीरा, है ना। तो धुड़का और मंजीरा घन वाद्य यंत्र है। घन वाद्य यंत्र, घन मतलब
लोहे का या ठोस पदार्थ का है जिसको ठोक के बजाएंगे, है ना। लोहे का या ठोस पदार्थ का है जिसको ठोक कर बजाने से, धातु का रहता है, जिसको ठोक कर बजाने से क्या होगा, आवाज आएगी, वो क्या कहलाता है, घन वाद्य यंत्र। सुशीर, सुशीर मतलब हवा, हवा से फूंक कर बजाना, हवा से फूंक कर बजाना, इसको क्या बोलेंगे, सुशीर वाद्य यंत्र। जिसमें तार लगा हो, तार लगा हो, वो क्या है, तंतु। और जो चमड़ा लगाकर ठोक के बजाया जाता है उसको बोलते हैं वितत वाद्य यंत्र। ठीक है, तो तंतु वाद्य यंत्र का उदाहरण क्या है, धनकुल, धनकुल। वितत वाद्य यंत्र का उदाहरण क्या है, मांदर, मांदर, डफला, है ना, नगाड़ा, ये सब वितत। घन वाद्य यंत्र का क्या है, ढुड़का मंजीरा, है ना। सुशीर वाद्य यंत्र का उदाहरण क्या है, हवा से, क्या, बांसुरी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस जनजाति में रसोई घर को ओजल कहा जाता है, किस जनजाति में रसोई घर को ओजल कहा जाता है, दोरला जनजाति में, दोरला जनजाति में रसोई घर को ओजल कहा जाता है। और लाल बंगला, लाल बंगला ये किसका रसोई घर होता है, भुजिया जनजाति का, भुजिया जनजाति का रसोई घर लाल बंगला, है ना। रसोई घर या पूजा स्थल, पूजा स्थल भी बोल सकते हैं, पूजा स्थल। अगर कोई बाहरी व्यक्ति इसमें प्रवेश कर दिया तो अशुद्ध हो जाता है। लाल बंगला किसका रसोई घर, भुजिया जनजाति का। हमारे यहां भुजिया और पंडो, भुजिया और पंडो राज्य शासन द्वारा घोषित अनुसूचित, विशेष अनुसूचित जनजाति है, विशेष पिछड़ी जनजाति है। और केंद्र सरकार द्वारा घोषित कौन सा है, बैगा, बिरहोर, कमार, अबूझमाड़िया और पहाड़ी कोरवा। क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है अभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। गाय के गले में बांधी जाने वाली मोरपंख या पलाश की माला क्या कहलाती है, गाय के गले में बांधी जाने वाली मोरपंख या पलाश की माला कहलाती है सोहई। सोहई कब बांधते हैं, दीपावली में, दीपावली में सोहई बांधते हैं। कौन बांधता है, यादव समाज के लोग अपने पशुधन या अपने मालिक के पशुधन में सोहई बांधते हैं। बहुत अच्छा त्योहार होता है, जिनके यहाँ गाय भैंस है, सोहई बहुत अच्छा त्योहार होता है भैया, है ना। गोवर्धन पूजा के दिन सोहई बांधते हैं मेनली। गोवर्धन पूजा के दिन देवउठनी एकादशी, दिवाली से चालू होके देवउठनी एकादशी तक पूरा चलता है सोहई वाला त्योहार। ठीक है, तो गाय के गले में बांधे जाने वाली सोहई, मतलब ये इनका एक अच्छा माला है जो पलाश और मोर पंख और रंग बिरंगे छिलको, मतलब वो कोई पेड़ का छाल रहता है उससे बनाया जाता है। ठीक है, तो सोहई कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इस राज्य में पौष पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है। पौष पूर्णिमा को अपने यहाँ छेरछेरा का त्योहार मनाते हैं। कौन सा, छेरछेरा। और क्या बोलते हैं, छेरी छेरा माई को ठीक धान ला हेरी घेरा, मतलब धान मांगने जाते हैं, छेरछेरा त्योहार। ठीक, महाशिव तिवर देव निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुयायी था। महाशिव गुप्त तिवर देव सबसे पहले कहां के थे, ये सिरपुर के पांडु वंश के, कहां के, सिरपुर, सिरपुर पांडु वंश के थे। ठीक है, सिरपुर पांडु वंश के थे। और इनके शासन काल को छत्तीसगढ़ का उत्कृष्ट काल, उत्कृष्ट काल कहा जाता है। इनके शासन काल को छत्तीसगढ़ का उत्कृष्ट काल। उपाधि कौन सी धारण किए, सकल कोसलाधिपति, सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किए। ठीक है, और ये कौन से थे, ये वैष्णव, ये वैष्णव भागवत धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और उपाधि कौन सी लेते थे, परम भागवत, परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। इन्हीं के बाद के शासक हुए महाशिवगुप्त बालार्जुन। वो किसके थे, वो शंकर भगवान के अनुयायी थे और परम महेश्वर की उपाधि धारण करते थे। तो वैष्णव धर्म, भागवत धर्म। निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल में देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण हुआ, किस शासक के शासन काल में देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण हुआ। तो याद रखना, सरबपुरी, सरबपुरी राजा प्रसन्न मात्र, सरबपुरी राजा प्रसन्न मात्र के शासन काल में, है ना। तालागांव बिलासपुर, तालागांव बिलासपुर में
दो रानियों ने, तालागांव बिलासपुर में दो रानियों ने मंदिर बनाया। कौन सा मंदिर? लाल बलुआ पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से दो मंदिर बनाया। उसी को बोलते हैं देरानी जेठानी मंदिर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर कब बना? 5वीं 6वीं शताब्दी में, 5वीं 6वीं शताब्दी में। कौन सा वंश का है? गुप्त वंश में, गुप्त वंशी है ये, है ना? कौन से वंश के समय? गुप्त वंश के समय। ठीक है, तो बिलासपुर के तालागांव, मेरी कापा तालागांव में प्रसन्न मात्र के समय दो रानियों ने देवरानी जेठानी मंदिर बनाया, जो छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, 5वीं 6वीं शताब्दी में बना है, गुप्त वंशी है, उस समय गुप्त थे। और मंदिर बनाने की कला का प्रचलन गुप्त काल से ही चालू हुआ है। मंदिर बनाने की प्रथा का प्रचलन गुप्त काल से ही चालू हुआ है। ठीक है, और गुप्त गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा गया है। गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा गया है। महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्णिम युग कहा गया है। यहां तक हो गया। यहीं तालागांव में मोस्ट इंपॉर्टेंट रुद्र शिव, रुद्र शिव की क्या है? प्रतिमा है, रुद्र शिव की प्रतिमा है। ठीक है, रुद्र शिव की अष्टमुखी प्रतिमा है, जो 11 जीवों के अंगों से मिलकर बनी है। 11 जीवों के अंगों से मिलकर बनी है ना? वो जैसे पैर में सांप, हाथ में कुछ और, यहां केकड़ा। बहुत अच्छी जगह है, मैं गया हूं घूमने, जाइएगा जरूर अगर मिले तो मौका। तो देवरानी जेठानी मंदिर है ना, प्रसन्न मात्र। कौन सा वंश? सरभपुरी वंश। कौन सा वंश? सरभपुरी वंश, सरभपुरी वंश के शासनकाल में बना है। ठीक है, सबसे पुराना मंदिर लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। यहीं रुद्र शिव की प्रतिमा भी है। ठीक है, इन्हीं प्रसन्न मात्र ने कहा लीलागढ़ नीडिला नदी के तट पर, लीलागढ़ नीडिला नदी के तट पर क्या बनाया है? मल्हार शहर बसाया है। मल्हार शहर जिसको प्रसन्नपुर कहा जाता है। ठीक है, जब वेनसांग आया तो वो छत्तीसगढ़ में दो जगह की यात्रा किया, एक तो सिरपुर की और एक मल्हार की। चलो अगला क्वेश्चन, कौन सा त्योहार कब मनाया जाता है? ठीक है, अभी भादों में मनाए हैं कृष्ण पक्ष चतुर्थी को, भादों में बनाया है बहुरा चौथ। ये बहुरा एक गाय थी जो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी, तो माता अपने पुत्र के स्नेह के लिए मनाती है बहुरा चौथ, है ना? बैसाख में तृतीया के दिन क्या मनाते हैं? अक्ति त्योहार, पुत्रा पुत्री के विवाह। बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया में अक्ति त्योहार, पुत्रा पुत्री के विवाह, इस दिन बहुत शादी होती है। ठीक है, उसके बाद चैत्र में गोबर बोहरानी, चैत्र में क्या होता है? खेती काम प्रारंभ होता है, तो जो गोबर को घुरवा में स्टोर करके रखते हैं उसको कहां ले जाते? खाद के रूप में खेत में। तो गोबर बोहरानी मतलब सिर में गोबर लेके जाना, बोहना। उसके बाद कुंवार में क्या मनाते हैं? शरद पूर्णिमा। ठीक, तो चलिए इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा देख लेते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान धमतरी में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? धमतरी में राष्ट्रीय विद्यालय, है ना? यह समय है असहयोग आंदोलन का। कौन से? असहयोग आंदोलन 1920, गांधी जी। यही असहयोग आंदोलनकारी ने चौरा चौरी कांड कर दिया। उसके बाद गांधी जी ने कहा कि यह असहयोग आंदोलन मेरी हिमालय से भी बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि यह आंदोलन हिंसक रूप ले लिया, और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1922 में खत्म कर दिया। तो असहयोग आंदोलन मतलब अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना है, अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना है। तो उस समय अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने से अच्छा राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की। तो धमतरी में राष्ट्रीय विद्यालय कौन बनाए? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। धमतरी में राष्ट्रीय विद्यालय बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक है, रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय बनाए माधवराव सप्रे। कौन?
माधवराव सप्रे। ठीक है। बिलासपुर में राष्ट्रीय विद्यालय, बिलासपुर में राष्ट्रीय विद्यालय कौन बनाया? बद्रीनाथ साव। कौन? बद्रीनाथ साव। ये अपने घर में ही राष्ट्रीय विद्यालय खोल लिए थे, बद्रीनाथ साव। नांदगांव में कौन बनाया? नांदगांव में एक ही आदमी है जो करेगा ये सब। कौन? ठाकुर प्यारेलाल। ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है। तो मोस्ट जगह जहां जहां पर असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालय खुले, कौन से? धमतरी में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक है। बिलासपुर में बद्रीनाथ साव अपने घर में ही बनाए, रायपुर में माधवराव सप्रे, और नांदगांव में नांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल सी। चलो यहां तक हो गया। ढोलकल गणेश प्रतिमा का निर्माण निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों द्वारा किया गया? तो ढोलकल गणेश प्रतिमा का निर्माण छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? छिंदक नागवंशी द्वारा। कहां है ये? दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा। पहाड़ी कौन सी? बैलाडीला। बैलाडीला की पहाड़ी में। कितना? 3000 फीट की ऊंचाई पर। ठीक है। 5 फीट का मूर्ति है। किसका? गणेश भगवान का, ढोलकल गणेश प्रतिमा। और ये 10वीं 11वीं शताब्दी का है। कौन सा? 10वीं 11वीं शताब्दी का। पूछा गया था कि ढोलकल गणेश प्रतिमा कहां है? दंतेवाड़ा, बैलाडीला की पहाड़ी। कौन बनाया है? छिंदक नागवंशी शासक बनाए हैं। चलिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है। चलो, सबसे पहले मेरे को पता है द कमार कौन लिखा है? द कमार श्यामाचरण दुबे। ठीक है। द प्रधान कौन लिखा है? श्याम राव। द कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया कौन लिखा है ना? W.A. ग्रिफिथ। द भील कौन लिखा है ना? द भील लिखे हैं आपके कौन? P.V. नायक। P.V. नायक। ये क्या लिखे हैं? द भील। पूछा जाता है द भील, P.V. नायक। ठीक है। वेरियल एल्विन क्या लिखे हैं भैया? वेरियल एल्विन भी बहुत सारी लिखे हैं। सबसे पहले मुड़िया एंड देयर घोटूल। मुड़िया एंड देयर घोटूल। घोटूल के बारे में लिखे हैं। उसके बाद ये लिखे हैं द गौर। द गौर। उसके बाद द बैगास। द बैगास। और उसके बाद द अगरिया। द अगरिया, है ना? ये सब जनजातियों पे पुस्तक है, जनजाति पे लिखी गई पुस्तक है। द प्रधान कौन लिखे हैं? लिंगोपाटा का गायन करते प्रधान। द प्रधान कौन लिखे हैं? श्याम राव। द कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया कौन लिखा है? W.S. ग्रिफिथ। द भील कौन लिखा है? P.V. नायक। द कमार कौन लिखा है? श्यामाचरण दुबे। वेरियन एल्विन क्या लिखे हैं? मुड़िया एंड देयर घोटूल। द गौर, द बैगास, द अगरिया। जॉर्ज गियर्सन क्या लिखे हैं? मुड़िया गार्ड ऑफ बस्तर, है ना? ट्राइबल इकोनॉमी कौन लिखा है? दयाशंकर नाग, बेगांव पर। ये पुस्तकों का नाम याद रखिएगा भैया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नृत्य में गीत का गायन नहीं किया जाता? आपको पता है गेड़ी नृत्य में गीत का गायन नहीं होता। अभी जब आप हरियाली अमावस्या मनाए तो सब गेड़ी में चढ़ के नाचे, गेड़ी में चढ़ के नाचे, तो गेड़ी नृत्य में गायन नहीं होता। ठीक है। किस वाद्य यंत्र में 12 सिंगा का सिंग लगा होता है? किस वाद्य यंत्र में 12 सिंगा का सिंग लगा होता है? तो गुदुम। कौन सा बाजा? गुदुम बाजा में 12 सिंगा का सिंग लगा होता है, इसीलिए उसको कहते हैं सिंगी बाजा। गुदुम बाजा में लगा होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगी बाजा। 12 सिंगा का सिंग लगा होता है। ठीक है। अलगोजा क्या है जी? अलगोजा बांस की बनू बांसुरी है। बांस की बांसुरी, अलगोजा। ठीक है। तो कौन सा वाद्य यंत्र हो गया ये हो गया सुशीर वाद्य यंत्र। उसके बाद दफड़ा इसी को क्या बोलेंगे? डफली, जो यहां कंधे में रख के बजाते हैं, डफली वाले। डफली सुना तो डफली। ठीक है। गुदुम भी क्या है? डफली और सिंगी बाजा दोनों वितत है, वितत यंत्र। ठीक। चलो, कौन सा शासक कौन से राजवंश से है? अपने को पता है चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश से है। अपने को पता है सरबपुरी वंश से
कौन है? प्रसन्न मात्र। लीलागर नीडला नदी पे क्या बनाए ये? प्रसन्न पुत्र मल्हार बनाए। उसके बाद अपने को पता है महेंद्र सिंह है, कौन? वाकाटाका वंश। ठीक है, उसके बाद कौन है? वरदत्त श्री सातवाहन वंश। अब इनकी कहानी सुन लो। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती का विवाह, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती का विवाह हुआ। प्रभावती का विवाह किसके साथ हुआ? वाक्टाक्ष नरेश रुद्रसेन के साथ। किसके साथ? रुद्रसेन के साथ। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती का विवाह वाक्टाक्ष नरेश रुद्रसेन के साथ हुआ। ठीक है, महेंद्र सेन, महेंद्र सेन वाक्टाक वंश के थे। इसको किसने हराया? समुद्रगुप्त ने हराया। इसको किसने हराया? समुद्रगुप्त ने हराया। ठीक है, समुद्रगुप्त ने हराया था इसको। उसके बाद प्रसन्न मात्र सरबपुरी वंश से है। प्रसन्न मात्र ने लीलागढ़ नीडला नदी के किनारे क्या बनाया? प्रसन्न पुत्र, जिसको प्रसन्नपुर, जिसको मल्हार कहा जाता है। ठीक, यहां तक हो गया। चलिए, तो महेंद्र सेन वाक्टाक वंश चौथा, प्रसन्न मात्र सरबपुरी दूसरा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ व्यंजन जो गेहूं आटा से नहीं बनते। गेहूं आटा से कौन सा छत्तीसगढ़ी व्यंजन नहीं बनता? तो नाम से ही पता है, चौसेला। चौसेला किससे बनता है? चावल आटा से। और ये क्या होता है? नमकीन होता है ना। कब बनता है? सामान्य अवसर पर। मुझे बहुत पसंद है चौसेला को। चाय के साथ खाने का जो मजा है पूछो मत। ठीक है, ठेठरी खुरमी किसमें खुरमी किसमें बनेगा आपका? चावल गेहूं आटा। ये कैसा रहेगा? मीठा व्यंजन। पूरी किससे बनता है? गेहूं आटा से। बोबरा किससे बनता है? बोबरा भी आपका खुरमी आपका चावल गेहूं आटा से मीठा व्यंजन। बोबरा गेहूं आटा से बनेगा, गेहूं आटा से। पूरी भी गेहूं आटा से बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के किस क्रांतिकारी को युधिष्ठिर की संज्ञा दी गई थी? तो याद रखना, युधिष्ठिर थे आपके कौन? वामन राव लाखे, सबसे बड़े। ये क्या थे? युधिष्ठिर, युधिष्ठिर थे, है ना। महंत लक्ष्मी नारायण दास, ये क्या थे? भीम। ठीक है, मौलाना अब्दुल रऊफ, ये क्या थे? नकुल। और शिवदास डागा, ये क्या थे? सहदेव। और सबसे इंपॉर्टेंट अर्जुन। अर्जुन कौन थे जी? अर्जुन थे ठाकुर प्यारेलाल। प्यारेलाल, इनको संज्ञा दी गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान इन्होंने बहुत काम किया। तो ये सबको पांच पांडव बोलते थे। वामन राव लाखे को युधिष्ठिर, लक्ष्मी नारायण दास को भीम, मौलाना अब्दुल रईफ को नकुल, शिवदास डागा को सहदेव और अर्जुन को ठाकुर प्यारेलाल। ठाकुर प्यारेलाल को अर्जुन। ठीक है, चलिए ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बस्तर क्षेत्र में डंडारी नृत्य का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? तो बस्तर क्षेत्र में डंडारी नृत्य का आयोजन सामान्यतः किस अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर। ठीक है, कई जगह आपको दिवाली भी मिलेगा, लेकिन डंडारी नृत्य सामान्यतः होली के अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर पर कौन सी जनजाति द्वारा? भतरा जनजाति द्वारा। ये भतरा जनजाति उड़ीसा की जनजाति है। जब राजा अन्नम देव आए, काकती वंश के राजा अन्नम देव छत्तीसगढ़ आए, तो भतरा लोग भी उनके साथ आए, है ना। भतरा नाट में उड़ीसा का प्रभाव दिखता है ना। तो डंडारी नृत्य सामान्यतः होली में भतरा जनजाति द्वारा, कई जगह दिवाली भी मिलेगा। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले बस्तर दशहरा का आयोजन शुरू किया था। तो आपको पता है छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरा का आयोजन महाराजा पुरुषोत्तम देव ने किया था। महाराजा पुरुषोत्तम देव ने रथ यात्रा और बस्तर का दशहरा दोनों प्रारंभ किया। रथ यात्रा के कारण इनको किसकी उपाधि मिली? रथपति की उपाधि मिली। रथपति की उपाधि रथ यात्रा के लिए, है ना। रथ यात्रा के लिए इनको सबसे पहली बार उड़ीसा के राजा ने 16 पहियों का रथ दिया था, और तब से रथ यात्रा और बस्तर का दशहरा चल रहा है। पुरुषोत्तम देव रथपति। ठीक है, चलिए, पुरुषोत्तम देव रथपति, यहां तक हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
काफी इंपॉर्टेंट है, जंगल सत्याग्रह पूछेगा ही पूछेगा भैया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सही कौन सा है? चलिए, सही कौन सा है बताइए भाई। तो इसमें सही है, सबसे पहले अपन सही देख लेते हैं। इसमें सही है मोहबना पोड़ी जंगल सत्याग्रह। मोहबना पोड़ी जंगल सत्याग्रह कब हुआ? 24 जुलाई 1930 को। देखिए, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मोहबना पोड़ी जंगल सत्याग्रह 24 जुलाई 1930 को, है ना। लभरा लभरा जंगल सत्याग्रह हुआ 8 सितंबर 1930 को। तमोरा जंगल सत्याग्रह हुआ 9 सितंबर 1930 को। रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह हुआ 22 अगस्त 1930 को, 22 अगस्त 1930 को। ठीक है, तो ये दोनों जंगल सत्याग्रह कहां हुआ? महासमुंद में, महासमुंद में। ठीक है, मोहबना पोड़ी और रुद्री नवागांव कहां है? धमतरी में, धमतरी में। अब देखो, जंगल सत्याग्रह क्या था? अंग्रेजों ने जंगल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, पशुओं को चराने पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो जंगल के उपयोग की मांग करते हुए जंगल सत्याग्रह किए। याद रखना, छत्तीसगढ़ में सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह को छोड़कर बाकी सभी जंगल सत्याग्रह, अधिकांशतः सभी जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के हिस्सा थे, है ना। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह को छोड़कर अधिकांशतः सभी जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के हिस्सा थे, ये पूछा गया है। अब इसमें देख लेते हैं, लभरा सत्याग्रह 8 सितंबर को, लबारी मारा। तमोरा सत्याग्रह 9 सितंबर को, तमोरा, त से तमोरा, त से तमाचा। तो यहां बालिका दयावती, दयावती का शौर्य, दयावती का शौर्य, बालिका दयावती, छोटी सी 8-10 साल 14 साल की बालिका ने किसको? अंग्रेजी अधिकारी को झापड़ मारा था, तो इसी को बोलते हैं बालिका दयावती का शौर्य। एक छोटी बालिका ने अंग्रेज अधिकारी को झापड़ मार दिया था तमोरा सत्याग्रह में। तो त से तमोरा, त से तमाचा, बालिका दयावती का शौर्य। लभरा 8 सितंबर, तमोरा 9 सितंबर 1930, कहां? महासमुंद में। ठीक है, उसके बाद मोहबना पोड़ी 24 जुलाई 1930 और रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह कब? 22 अगस्त 1930। ठीक है, चलिए, उसके बाद ये जो लभरा जंगल सत्याग्रह है, ये पूर्णतः गोंड जनजाति द्वारा, पूर्णतः गोंड जनजाति द्वारा किया गया सत्याग्रह था। ठीक है, चलिए, उसके बाद रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह में सिंधु कुमार और रघु की पुलिस बर्बरता में मृत्यु हो गई थी। रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह में 22 अगस्त 1930 को पुलिस बर्बरता में, है ना, कौन? सिंधु कुमार और रघु की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए, ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पूरा जंगल सत्याग्रह देख लिए। असत्य कथन है, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन ठाकुर प्यारेलाल ने किया। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन खूबचंद बघेल ने किया। हां, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन खूबचंद बघेल ने किया था, बिल्कुल किया था। कब? आपका 1956 को। ठीक, छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी का गठन सुंदरलाल शर्मा ने किया, नहीं, तो असत्य कथन ऑप्शन सी है। छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी का गठन संत कवि पवन दीवान ने किए थे। कौन? संत कवि पवन दीवान ने किए थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन शंकर गुहा नियोगी किए थे, यह भी सही है। तो गलत क्या है? ऑप्शन सी। तो इसमें देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन ठाकुर प्यारेलाल ने किया था। हाँ भाई, ठाकुर प्यारेलाल ने किया था। कब? 1946 में। उसके बाद छत्तीसगढ़ महासभा का गठन खूबचंद बघेल ने 1956 में, और छत्तीसगढ़ भातृ संघ ब्रदरहुड, छत्तीसगढ़ भातृ संघ ब्रदरहुड, भातृ संघ ब्रदरहुड, ये कब? 1967 में। कब बना है? 1967 में हो गया। उसके बाद पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन संत कवि पवन दीवान किए। कब? 1983 में। उसके बाद शंकर गुहा नियोगी, है ना, 1 मई को शहीद दिवस मनाते, इनका मजदूर दिवस, तब इनको शहीद दिवस में इनको गोली मार दी गई थी पावर हाउस स्टेशन में। शंकर गुहा नियोगी को, श्रमिक नेता थे ये। ठीक है, आज भी इनका शहीद दिवस मनाते हैं पावर हाउस स्टेशन में हर साल। पूरे मजदूर लोग साइकिल में आते हैं भैया, आज भी मनाते हैं, बहुत बड़ी बात है ये, है ना। तो
ये शंकर गुहा नियोगी ने एक और बनाया था, क्या? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। क्या? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा बनाया था संस्था। ठीक है, तो शंकर गुहा नियोगी ने संग्राम मंच कब बनाया? संग्राम मंच बनाया 1983 में। ठीक है, और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा बनाया 1976 में। ये पार्टी छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए काम की है, इसलिए ये भी पढ़ना सब जरूरी है। चलो, महानदी मांड और लात नदियों का संगम स्थल है। आपको पता है महानदी, मांड नदी और लात नदी मिलती है चंद्रपुर। चंद्रपुर में क्या है? चंद्रहासिनी के पास, चंद्रहासिनी है ना, चंद्रहासिनी देवी का मंदिर। ठीक है, चंद्रपुर। ठीक, उसके बाद यहां अभी भी बलि प्रथा चलती है। शिवरी नारायण में भी कौन मिलते हैं? 3 नदी मिलते हैं। शिवरी नारायण में कौन मिलता है? 3 नदी, महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी। तो शिवरी नारायण को क्या कहा जाता है? गुप्त प्रयाग। क्या कहा जाता है? गुप्त प्रयाग। राजिम में मिलते 3 लोग, महानदी है ना, पैरी नदी और सोंढूर नदी। महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी। ठीक है, यहां तक हो गया। तो याद रखिएगा भैया, चंद्रपुर में महानदी, मांड नदी और लात नदियां मिलती है, चंद्रपुर चंद्रहासिनी में। राजिम में महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी मिलती है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है, गरियाबंद जिले में पड़ता है। शिवरी नारायण जांजगीर चांपा जिले में महानदी, शिवनाथ नदी और जोक नदी मिलती है। शिवरी नारायण को गुप्त प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके नाचा पार्टी देख लेते भैया, नाचा पार्टी। अब हमको पता है छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच कौन बनाए? दाऊ रामचंद्र देशमुख। ठीक है, चिन्हारी पार्टी ममता चंद्राकर, रिंगनी नाचा पार्टी ठाकुर राम, और रायपुर लोक कला मंच पीआर उरांव। कौन? पीआर उरांव। छत्तीसगढ़ में नाचा के भीष्म पितामह, नाचा के भीष्म पितामह किसको बोलते हैं? दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। मूवी भी आई थी छत्तीसगढ़ मूवी मंदराजी, है ना। इन्होंने बनाया था रवेली नाचा पार्टी। क्या? रवेली नाचा पार्टी। खूब पूछता है ये रवेली राजनांदगांव रवेली है। तो छत्तीसगढ़ में नाचा के पुरोधा, नाचा के भीष्म पितामह कहा जाता है दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को, है ना। ये थोड़े से मद्रासी जैसे दिखते थे, इसलिए मद्रासी मद्रासी मंदराजी हो गया, है ना। इन्होंने बनाया रवेली नाचा पार्टी। सिंगनी नाचा पार्टी बनाया ठाकुर राम। चिन्हारी नाटा पार्टी ममता चंद्राकर, तोरमन कैसे लागे राजा। छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच रामचंद्र देशमुख। रायपुर लोक कला मंच पीआर उरांव। ये सरकारी अधिकारी है लेकिन अपना चलाते थे। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट नया थिएटर या हिंदुस्तान थिएटर, हिंदुस्तान थिएटर ये कौन बनाया था? हबीब तनवीर। हबीब तनवीर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने नाचा को थिएटर में प्रस्तुत किया, बहुत सी आगरा बाजार और बहुत सी नाटकों का मंचन कराया। बहुत जाना माना नाम है। कौन? हबीब तनवीर। ठीक है, चलिए, इनका संस्था था नया थिएटर, हिंदुस्तान थिएटर। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए भैया, नदी बताइए। पहले भी पढ़ा चुका हूं। तेल नदी कहां से निकलती? तेल नदी प्रवाहित होती है देवभोग गरियाबंद में। ठीक है, उसके बाद उसके बाद आपका सूखा नदी, सूखा नदी निकलती है मालेवा डोंगर पहाड़ी से, सूखा नदी। उसके बाद सोंढूर नदी निकलती है, महानदी पैरी सोंढूर वाला। सोंढूर नदी निकलती है नवरंगपुर पहाड़ी उड़ीसा से। कहां से? उड़ीसा से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। उसके बाद लात नदी, लात नदी निकलती है कहां? रदन की पहाड़ी सरायपाली से।
रदन की पहाड़ी सरायपाली से निकलती है। ठीक है, तो अब देख लीजिए कौन सी नदी, तेल नदी, देवभोग, गरियाबंद। ठीक है, चौथे का डी एक ही है। ऑप्शन सी, लात नदी रदन की पहाड़ी सरायपाली से, महानदी, महानदी, मांड नदी और लात नदी कहां मिलते हैं, चंद्रपुर, है ना, चंद्रहासनी। उसके बाद सूखा नदी मालेवा डोंगर, सोंडूर नदी, महानदी, सोंडूर नदी और पैरी नदी, महानदी, पैरी और सोंडूर नदी कहां मिलते हैं, राजिम में। सोंडूर नदी निकलती नौरंग पहाड़ी, उड़ीसा। लवंग फूल, बुलाग, बेसर शरीर के कहां पहनते हैं, लवंग फूल, लवंग फूल, बुलाग, बेसर ये पहनते हैं नाक में। कहां, लवंग फूल, बुलाग, बेसर ये नाक में पहनते हैं। बाह में क्या पहनते हैं, बाह में पहनते हैं नागमोरी, नागमोरी, है ना, बहुटा, बहुटा और पहुंची, नागमोरी, बहुटा और पहुंची ये बाह में पहनेंगे यहां पे। ठीक, नाक में पहनते हैं, नाक में पहनते हैं खेनवा, खेनवा, और कान में पहनते हैं खीनवा, क्या, खीनवा। ठीक है, बाकी लवंग फूल, बुलाग, बेसर भी नाक में पहनते हैं, डिफरेंस ज्यादा देखिएगा भैया, खेनवा और खीनवा, खीनवा कान में, खेनवा नाक में। निम्न कथन पर विचार कीजिए, छत्तीसगढ़ की स्थापना अनुच्छेद 3 के तहत की गई है। बिल्कुल सही, छत्तीसगढ़ की स्थापना अनुच्छेद 3 के तहत 26वें राज्य के रूप में की गई है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग में है। बिल्कुल सही, है ना, यहां पे मध्य प्रदेश है, यहां पे छत्तीसगढ़ है ना, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो दक्षिण पूर्व भाग में है। और छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम भाग में क्या है, मध्य प्रदेश है। छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश के निर्माण के 44 साल बाद हुआ। बिल्कुल सही, 1956 में मध्य प्रदेश बना था 1 नवंबर को, और 1 नवंबर 2000 को क्या बना, छत्तीसगढ़ बना, 44 साल बाद। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 25% है। बिल्कुल गलत, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का 30.6% हिस्सा को काटकर बनाया गया है। कितना, 30.6। तो ऑप्शन 1, 2, 3 सही है ना। संविधान का अनुच्छेद 1 पूरे भारत के संघ और राज्य को बताता है। अनुच्छेद 2 में बोलता है किसी नए राज्य को संघ में प्रवेश देना। अगर हम किसी दूसरे देश के कुछ भूभाग को जीत के अपने में शामिल कर लेते हैं तो अनुच्छेद 2 के तहत आएगा। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण, पुरानी राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन और नाम में परिवर्तन, यही पूछता है। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है कोई संविधान संशोधन के तहत नहीं बना, वो अनुच्छेद 3 के तहत बना है। ऑप्शन सी। बस्तर दशहरा में विजयदशमी के अवसर पर कौन सी रस्म संपन्न की जाती है? तो मैं बता दूं, बस्तर दशहरा प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है, ठीक है, श्रावण अमावस्या को, श्रावण अमावस्या, है ना। इस दिन पहला रस्म होता है पाट जात्रा। पाट जात्रा मतलब रथ जो बनेगा वो उस लकड़ी की पूजा करना। उसके बाद, उसके बाद 10वें दिन, है ना, 10वें दिन होगा भीतर रैनी, भीतर रैनी। तो 10वें दिन दशैनी के दिन क्या, भीतर रैनी, ठीक है। 11वें दिन क्या होगा, 11वें दिन होगा बाहिर रैनी, क्या, बाहिर रैनी, ठीक है। 12वें दिन क्या होगा, मुड़िया दरबार, मुड़िया दरबार। और 13वें दिन क्या होगा, ओहाड़ी, क्या, ओहाड़ी, ठीक है। 10वें दिन भीतर रैनी, रथ अंदर जाएगा। 11वें दिन बाहर रैनी, रथ बाहर रहेगा। 12वें दिन मुड़िया दरबार, राजा मुड़ियाओं का दरबार लगाएगा, सबकी समस्या सुनेगा और बोलेगा सबको बधाई हो। 13वें दिन ओहाड़ी होगा। ओहाड़ी के दिन जो मावली माता दंतेवाड़ा से आई रहती है जगदलपुर, उसको सम्मान के साथ विदा किया जाता है, पूरे भगवान को विदा किया जाता है, ठीक है। एक प्रमुख रस्म होता है क्या, जोगी बिठाना। तो नवरात्रि के पहले दिन इस जोगी को उपास करके बिठाया जाता है ना, और कलश की स्थापना की जाती है। एक रस्म होता है काछीन गादी, जो महारान कन्या रहती देवी उसको कांटे की गद्दी प्रदान की जाती है, ठीक है। बस्तर का दशहरा, है ना, तो 13वें दिन खत्म होता है ना, तो त्रयोदशी के दिन, त्रयोदशी के दिन खत्म होगा, ठीक है।
टोटल कितने दिन चलता है? 75 दिन। बस्तर में दशहरा और रथ यात्रा किसने प्रारंभ किया था? पुरुषोत्तम देव ने। चलिए, किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है? तो आपको पता है अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है डोंगरगढ़ में। डोंगरगढ़ के कहा? प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर। यह पूछा जाता है प्रज्ञागिरी पहाड़ी कहां है? डोंगरगढ़, राजनांदगांव में, है ना। तो अभी 35वें नंबर का बौद्ध सम्मेलन आयोजित हुआ है। यही प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर भगवान बुद्ध की मूर्ति है। भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति है। आप लोग डोंगरगढ़ गए होंगे तो देखे होंगे, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन हमारे यहाँ आयोजित होता है कहां? डोंगरगढ़ प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर, फरवरी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। असत्य कथन बताइए, है ना। असत्य कथन, अलबका पहाड़ी बीजापुर में है, बिल्कुल सही, 50 बार पूछ चुका है, 50 बार और पूछेगा, है ना। दरभा घाटी सुकमा जिले में स्थित है, गलत। दरभा घाटी है बस्तर में, है ना। और सुकमा में है झीरम घाटी। सुकमा में क्या है? झीरम घाटी। और झीरम घाटी कांड तो आप लोग जानते ही हो, झीरम घाटी, ठीक है, सुकमा में है। तो झीरम घाटी, दरभा नहीं है, दरभा घाटी बस्तर में है, सुकमा घाटी, दरभा घाटी बस्तर में है और झीरम घाटी सुकमा में है। दरभा घाटी बस्तर, झीरम घाटी सुकमा। छोटे नागपुर के पठार का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ की उत्तरी पूर्वी सीमा बनाता है, बिल्कुल सही। ये छत्तीसगढ़ है, यहां पे झारखंड है, झारखंड में है छोटा नागपुर का पठार। तो झारखंड के उत्तर पश्चिम में क्या है? छत्तीसगढ़, है ना। तो झारखंड के पश्चिम में छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में क्या है? झारखंड है, सही है। अलबामा हिल्स बीजापुर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, यह भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी गलत है। दरभा घाटी बस्तर, झीरम घाटी सुकमा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये आज के हमारे 52 क्वेश्चन थे। काफी अच्छे क्वेश्चन थे, छत्तीसगढ़ के भी क्वेश्चन काफी लेवल के थे, काफी डिस्कशन हुआ। जीएस, इंडिया जीएस के भी क्वेश्चन काफी अच्छे से थे, काफी डिस्कस हुआ। दोस्तों बैक टू बैक हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसी तरह आपके एग्जाम तक 12 से 15 सेट आराम से करवा दे। 15 तो अभी चल ही रहा है, अपने पास 28-27 दिन का समय है। 14 तारीख को एग्जाम है, 12-13 तारीख तक हम पढ़ाएंगे, 2 दिन आप लोग अपना पढ़िएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक आपको क्वेश्चन हम करवा दें, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो बात मैं इस क्लास स्टार्ट होते समय बोला उस पर जरूर गौर फरमाइएगा, जरूर सोचिएगा। चिंतन बहुत जरूरी है ना। चिंता करने से कुछ नहीं होगा कि व्यापम ये कर रहा है वो कर रहा है। चिंतन करिए कि व्यापम ये कर रहा है, इसका तोड़ क्या होगा। यूनिटी बनाइए, हम भी बना कोशिश कर रहे हैं, यूनिटी बनाइए। योगेंद्र सर से इस संबंध में बात हुई, मेल करने की भी बात हुई, इवन आरटीआई लगाने की भी तैयारी हमारी तरफ से है, ठीक है। तो अभी पता करते हैं कि इसके लिए क्या हो सकता है, कितने क्वेश्चन गलत होने पे या विलोपित होने पे एग्जाम कैंसिल होता है, इन सब पर भी अभी बात करते हैं और देखते हैं इसका क्या हल निकलता है। पर इस तरह से तानाशाही तो बिल्कुल नहीं चलेगी, ठीक है। तानाशाह चाहे जो हिटलर हो, चाहे वो सद्दाम हुसैन हो, खत्म तो सभी हुए हैं और ये भी होना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी संस्था के तहत तैयारी करनी है तो संस्था के द्वारा कोर्स चलाया जा रहा है। आप कोर्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए संस्था के इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और पुख्ता कर सकते हैं। दोस्तों हमारी संस्था के द्वारा शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2, 3 और शिक्षक पात्रता परीक्षा छत्तीसगढ़ भर्ती वर्ग 2 और 3 की भी क्लास चलाई जा रही है। अगर आप किसी भी क्लास के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो संस्था के दिए गए नंबर 8770123687 पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फीस पर यह क्लास प्रोवाइड की जा रही है आपको। दोस्तों आप प्ले स्टोर से संस्था का मोबाइल नंबर, संस्था का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेज ऐप। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। बाकी इसी तरह हम पढ़ाते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे आगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं नए वीडियो में बहुत जल्दी। जय हिंद।